नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने समास का विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। समास जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और अलग अलग तरीके से समझा भी होगा, लेकिन क्या होता है थोड़े से समय बाद हम समास को भूल जाते हैं। तो आज जो मैं आपको समास करवाऊंगी वो कुछ ट्रिक्स के माध्यम से करवाऊंगी जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका किसी परीक्षा का हो, 10वीं का, 12वीं का या ग्रेजुएशन का या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको अच्छे से क्रैक करेंगे और पूरे नंबर लेंगे। तो चलते हैं हम समास की ओर। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ अगर हम कहें कि जब कोई बड़ी चीज होती है और उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, उसको छोटा कर दिया जाता है, संक्षेपित कर दिया जाता है, तो वो समास कहलाता है। या इसकी आप परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है और तो उसे समस्त पद कहते हैं। और ये इस मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जब कोई भी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो जब हम उसको जोड़ देते हैं, मिला देते हैं और उसको हम समस्त पद कहते हैं या समास कहते हैं। अब बारी आती है कि समास कितने प्रकार का होता है। समास के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, लेकिन आगे इसके 2 भेद और हैं, तो समास के 6 भेद हैं। तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास और पांचवा कर्मधारय और छठा द्विगु। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही समभेद हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसके 6 भेद ही बताएंगे। तो ये था समास किसे कहते हैं और समास के 6 भेद। अब मैं आगे आपको बताऊंगी एक एक समास को लेकर उसकी परिभाषा और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है और उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स रहेंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेपित करना या किसी भी चीज को जब हम छोटा कर देते हैं वो तो समास कहलाता है। तो अब हम समास के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि पहला भेद जो है वो है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास का अर्थ ही ये है कि जिसका पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है। अब जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो तो उसके योग से समस्त पद ही अव्ययी भाव समास बन जाता है या अव्यय बन जाता है। या ये कह लीजिए कि जब समास होता है तो उसका जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जहां पर भी होता है तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब हमने बात की थी कि हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है। ट्रिक आपने ये ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए कि जहां कहीं पर भी आ, ए, प्रति, यथा, नि, भर ये शब्द आ जाते हैं, ये उपसर्ग आ जाते हैं या ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। कैसे, देखो उदाहरण के साथ देखो। आ जन्म, आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि देखो आ जहां कहीं पर भी आ आता है तो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आ गया तो ये आपका बन गया आ जन्म, जन्म भर, तो अव्ययी भाव समास। फिर आपको बताया था कि यथा, जहां कहीं पर भी यथा आ जाता है तो वो आपका बन जाता है अव्ययी भाव समास। अब देखो यथा शक्ति, तो यहाँ पर क्या आ गया, यथा आ गया। तो यथा आने से आपको एकदम पहचान जाओगे कि यथा बताया था तो आपका अव्ययी भाव समास है। एक आपका बताया है कि आपको भर पेट भर आया इसमें, तो भर पेट का मतलब पेट भर के, तो आपका अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय है इसमें। और प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति आपको बताया कि प्रति जहां कहीं पर भी प्रति होता है तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको नियमों के साथ साथ अगर आप ये भी याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी समास को पहचान लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है, आ, ए, प्रति, यथा, नी, कहीं पर भी ये शब्द आ जाते हैं, बे, तो ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते हैं। तो ये आपका पहला जो आपको अव्ययी भाव समास है आपको मैंने यह करवा दिया है। अभी पहले मैंने आपको करवाया था अव्ययी भाव समास और अभी जो मैं आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी आपको तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से रहेगी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो
इसमें जो है कारक विभक्तियों का जो है चिन्हों का लोप होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कारक विभक्तियां होती क्या है। कारक विभक्तियों की बात करें तो जैसे संस्कृत के जो विद्यार्थी होंगे उनको तो पता होगा कि जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। तो ये सारे क्या है, कारक विभक्ति के चिन्ह है और कारक विभक्तियां हैं। अब इसमें क्या है, आपकी 6 विभक्ति है, इसमें कर्ता ने और संबोधन नहीं आएगा। अब बात आती है कि हमने देखना क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, आपको पहचानना कैसे है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। इसके 6 भेद हैं कि क्या इसके 6 भेद हैं, किसके, तत्पुरुष समास के आगे 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला भेद है इसका कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, देखो को का क्या है, स्वर्ग को प्राप्त। अब इसमें आपका एक उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। अब इसको अगर हम विग्रह करते हैं, खोलते हैं, तो क्या है, स्वर्ग को प्राप्त, तो को आ गया बीच में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि को अगर जहां पर भी आता है वो कौन सा आपका है, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, क्या आ गया, यश को प्राप्त, को आया बीच में, तो कौन सा बन गया, कर्म तत्पुरुष समास बन गया। अब आगे चलते हैं, मैंने दूसरा तीसरा बताया आपको। दूसरा है इसका करण। करण से या के द्वारा जहां कहीं पर भी आ जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है आपका, करण तत्पुरुष समास। अब जैसे कि एक उदाहरण है रेखांकित। रेखांकित तो क्या है, रेखा से अंकित। क्या हो गया, रेखा से अंकित, से आ गया बीच में। आपको बताया था कि से जहां पर आएगा वो कौन सा समास हो गया, वो आपका करण तत्पुरुष हो गया। अब एक और उदाहरण दिया है आप में इसमें, बिहारी रचित। बिहारी रचित, अब बिहारी के द्वारा रचित या बिहारी से रचित तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिहारी के द्वारा रचित, तो जहां पर भी के द्वारा आ जाए तो वो कौन सा समास हो गया, आपका करण तत्पुरुष। आगे चलते हैं, अब कौन सा समास है, संप्रदान के लिए। के लिए जहां पर आ जाए वो आपका बन गया संप्रदान तत्पुरुष। कैसे, जैसे कि है आपका संप्रदान रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, क्या हो गया बीच में, के लिए आया ना बीच में, के लिए आया बीच में, तो कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। एक और उदाहरण देखो इसमें, पाठशाला, क्या है, पाठ के लिए शाला, के लिए शाला, तो क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। अब आगे उदाहरण देखते हैं हम, आगे चौथा नंबर जो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या है, से है और लेकिन इसका क्या है, कोई चीज अलग होना, तो वो आपका अपादान या जुदाई कह लीजिए, तो इसमें तत्पुरुष समास कहलाता है अपादान तत्पुरुष। जैसे कि एक उदाहरण देखो, धनहीन, क्या है, धन से हीन, क्या हो गया, ये धन से हीन, धन से अलग हो गया, धन खत्म हो गया या धन से हीन हो गया, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष है। एक उदाहरण और है, देश निकाला। देश निकाला क्या है, देश से निकाला, निकाल दिया, अलग हो गया, तो वो क्या है, अपादान। अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि मैम ये तो आपने से इधर भी लगा रखा है और से इधर भी, हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर करण तत्पुरुष, ये करण ये वाला से लगाए या ये वाले से हम अपादान तत्पुरुष पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान या इसकी ट्रिक ये है, जहां पर भी कोई चीज अलग हो रही है या कोई चीज जुदा हो रही है तो वहां पर कौन सा समास हो गया, अपादान तत्पुरुष। और अगर साधारण बात करते हैं से, तो आपका हो गया करण तत्पुरुष समास। और अगर कोई चीज अलग हो रही है, हीन हो रही है, अलग हो रही है, देश निकाला, देश से निकाल दिया है, तो ये आपका सारा क्या है, आपका अपादान तत्पुरुष हो गया। आगे देखो, संबंध का के की, जहां पर भी संबंधों की बात आती है तो उनके संबंध हम जोड़ते हैं ना, का के की, किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो जहां पर भी का के की आता है तो वहां पर कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष। अब देखो देशवासी, देश का वासी, क्या आ गया बीच में, का आया ना बीच में, तो जो का आया वो कौन सा बन गया, संबंध तत्पुरुष। अब एक और उदाहरण देखो, जल धारा, क्या है, जल की धारा, बीच में क्या आया, की आया, तो मैंने आपको क्या बताया था, का के की जहां कहीं पर भी आता है वो कौन सा समास हो गया, वो आपका संबंध तत्पुरुष समास। और ये भेद किसके हैं, सारे तत्पुरुष के। आगे चलो, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में पर, जहां कहीं पर भी में या पर आ जाए तो वहां पर कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो उदाहरण, दान वीर, दान में वीर, क्या है, दान में वीर, तो में आया बीच में आपका क्या बताया, अधिकरण तत्पुरुष समास बताया। आगे देखो, घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर बताया आपको बीच में कि पर जहां कहीं पर भी आता है वो आपका कौन सा है,
अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये आपके सारे 6 भेद। और इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों का आपने ध्यान रखना। विभक्ति चिन्ह कौन से हैं, जो भी आपको बताए हैं, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में, पर, ये सारे क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। और ये आपको इनका, अभी हम करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। तो कर्मधारय, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय समास कहलाता है। आप इसका उदाहरण देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है इसका, महादेव। महादेव क्या है, महान है जो देव। अब इसको देखो, अब इसमें विशेषण क्या है, विशेषण है इसका महान, और देव क्या है, दूसरा पद विशेष्य क्या है, देव। देव क्या है, जो कि महान है, विशेषता क्या होगी उसकी, महानता हो गई। आगे देखो, नील कमल। कमल क्या है, विशेष्य, और इसका विशेषण क्या है, नीला। कमल क्या है, नीला है जो कमल, तो एक तरीके से इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है ये। काली मिर्च। मिर्च, मिर्च एक साधारण मिर्च है, और इसकी विशेषता क्या होगी, काली, या कह दो लाल मिर्च। मिर्च क्या है, लाल, तो आप ये कहेंगे काली है जो मिर्च, या लाल है जो मिर्च। इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। आगे देखो, चंद्रमुख। चंद्रमुख, मुख क्या है, चंद्रमा के समान, या चंद्र के समान मुख है, तो इसमें क्या हो गया, उपमान और उपमेय की तुलना की गई है। आगे देखो, कनक लता। अब लता क्या है, लता का उपमेय और उपमान की तुलना है, किससे, लता क्या है, कनक के समान है। किसके समान है, कनक के समान, सोने के समान है। इसकी तुलना की गई है, उपमेय और उपमान का संबंध है यहाँ पर। अब एक और उदाहरण देखो, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक क्या है, इसको आप विग्रह कर लीजिए, अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। प्रधान, अध्यापक किसके कर्म को ले रहा है, प्रधानता को, प्रधान है जो सभी अध्यापकों में प्रधान है, तो क्या है, ये इसकी विशेषता है। ये विशेषता है, क्या है ये इसका विशेषण क्या है, विशेषण प्रधानता, और विशेष्य क्या है, अध्यापक। तो जिस भी समास में उपमेय और उपमान का संबंध हो, या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। कर्म को धारण करने वाला, या कोई विशेषता को धारण करने वाला, तो ये कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास। अभी आपको मैंने करवाया कर्मधारय समास। अभी मैं आपको करवाऊंगी द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विगु, दो, मतलब जिसमें संख्यावाची हो। इसमें समस्त पद का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची। अब जैसे कि हम बात करते हैं, इसका उदाहरण है नवरत्न। इसमें क्या है, 9 रत्नों का समूह, तो क्या हो गया, आपका द्विगु समास हो गया। चौराहा, 4 राहों का समूह, क्या हो गया, इसमें आपका फिर से द्विगु समास, संख्या आ गई ना, 4 राहें। अब देखो, त्रिफला, 3 फलों का समूह या 3 फलों का समाहार, तो क्या हो गया, 3 आ गया। 3 क्या है, संख्या है, संख्या का मैंने बताया आपको, जो पहला पद संख्या होगा वो कौन सा होगा, द्विगु समास। चौमासा, 4 मासों का समाहार, 4 क्या है, संख्या, इससे आप समझ जाएंगे। अठन्नी, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समाहार, क्या है, 8 क्या है, संख्या है, संख्या मैंने क्या बताया आपको, द्विगु समास। तो जहां पर भी संख्या आती है और पहला पद संख्यावाची होता है, तो वो कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास। ये सबसे आसान समास है, जिसमें कि आप एकदम संख्या देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास है। तो ये भी समास का ही एक भेद है। अगला समास रहेगा द्वंद्व समास। समास का अगला भेद क्या है, द्वंद्व समास। इस समास में क्या है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो कौन सा समास कहलाता है, इनका
अगर आप विग्रह करो तो दोनों पदों के बीच में एक चीज और भी आपने ध्यान रखनी है, एक योजक चिन्ह होता है। वो योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला योजक चिन्ह। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो जहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह ऐसे मिलता है तो वो आप समझ जाना कि वो आपका कौन सा है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि दो पद होंगे। दो पद कौन से? जैसे ये लाभ और हानि, तो दोनों ही पद आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। देखो, अब देखो इसका एक उदाहरण देखो, माता पिता और एक बीच में आपका योजक चिन्ह आ गया। मैंने आपको बताया था कि हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। तो इसकी ट्रिक यही है कि जहां जिस समास के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अब देखो, माता पिता, अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? माता और पिता। कैसे करेंगे? बीच में और लगा देंगे। अब देखो, लाभ हानि, बीच में योजक चिन्ह आ गया। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? लाभ और हानि। आगे देखो, भाई बहन, भाई बहन, इसका विग्रह कैसे करेंगे? भाई और बहन। क्या आ गया? तो ये आपका योजक चिन्ह जहां पर भी आ जाता है और जहां और लगा देते हैं तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्विगु समास में संख्या थी और यहाँ पर क्या है? दोनों ही पद प्रधान है। तो वो जैसे नाम से ही देखो, ये द्व दोनों बराबर हैं और बीच में एक छोटा सा ये जो न लगा लो, आप इसको एक तरीके से सोच लो कि ये क्या है? कि योजक चिन्ह है, मान लो इसको। ठीक है, तो ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा कौन सा समास है। ये द्वंद्व समास है जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। अब अगला समास रहेगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास रहेगा? बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या है? जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता। फिर प्रधान कौन सा होता है? देखो भाई, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं और ये तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा, दोनों से अलग जो दोनों मिलके बनाते हैं, कोई तीसरा पद वो महान होता है, वो प्रधान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ये दोनों पद क्या है? विशेषता बताकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। देखो, ऐसे उदाहरण से समझो, नीलकंठ। अब नीलकंठ क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की। लेकिन क्या नीला है कंठ जिसका? कौन? शिव। शिव का कंठ नीला है। तो दोनों पद किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये है आपका शिव, शिव की विशेषता बता रहे हैं। पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका या पीला है वस्त्र जिसका। किसका? कृष्णा का, श्री कृष्ण का। तो इसमें किसकी विशेषता? तीसरा पद कौन सा हो गया? कृष्ण हो गया। तो अभी आपको बताया ना कि इसमें तीसरा पद प्रधान है। तीसरा पद क्या है? कृष्ण। अब देखो, दशानन, दश है आनन जिसके। कौन? किसके 10 सिर थे? रावण के। तो इसमें किसकी विशेषता बता रही है? तीसरा पद कौन सा हो गया? रावण। तो इसमें जो दोनों पद प्रधान ना होकर दोनों पद जो है तीसरे पद की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। तो यह भी मैंने अभी आपको सारे समास करवा दिए हैं और आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ। द्विगु समास में आपकी संख्या होती है, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में आपका तीसरा पद प्रधान होता है और आपका जो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उसमें आपको मैंने बताया था आ, नी, यथा, प्रति, भर और ये सारी चीजें आपका जहां पर भी होते हैं तो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में आपको कारक विभक्तियों के बारे में बताया था। तो ये सारा समास की कुछ ट्रिक्स थी जो छोटी छोटी सी मैंने आपको बताई हैं। आशा है कि आपको खूब अच्छे से समझ आ गई होंगे। आप घर में इसको प्रैक्टिस करना और अगर फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना और आपको कैसी वीडियो लगी ये भी जरूर बताना। और आपने ये सारी वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरा एक संदेश कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।